सो सी हियर, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें देखिएगा, होप्स एप्रेटस हमने यूज किया था, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा पानी के ऊपर के हिस्से का और नीचे के हिस्से का। ऊपर के हिस्से का टेम्परेचर T2 रहेगा, नीचे के हिस्से का टेम्परेचर T1 रहेगा। तो जो वाटर रहेगा वो अनइवन वे से फ्रीज होता है, मतलब वाटर का ऊपरी हिस्सा पहले फ्रीज होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे के हिस्से तक वो फ्रीज होता है। ओके, तो ये एक एडवांटेज होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ओके, मतलब आपने देखा होगा कोई अगर लेक रहा ना, तो उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना सराउंडिंग का, तो लेक का ऊपरी हिस्सा आपको फ्रीज हुआ नजर आता है, लेकिन उसके अंदर भी आपने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि ड्यू टू द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, ये मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज है एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर का। मतलब लेक जब फ्रीज हो जाता है ना, तो उसका ऊपरी हिस्सा बर्फ बन जाता है, लेकिन अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है और अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि निचले हिस्से का टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस रहता है ड्यू टू दिस एनोमलस बिहेवियर। ओके, तो इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी रोके, किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें समझ में आ गया ये बीट? मतलब बिलो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद ये दोनों थर्मामीटर T1 T2, मतलब वाटर का नीचे का और वाटर का ऊपर का टेम्परेचर चेंज होने लगता है। और जो हायर डेंसर वाटर होता है ना, वो नीचे जाने लगता है। इस वजह से नीचे का टेम्परेचर बिलो 12 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद ज्यादा रेट से कम होता है, तो ऊपर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। ओके, कुछ समय के बाद दोनों का जो रेट है वो इफेक्ट हो जाता है और उल्टा हो जाता है। और इसी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस आते आते क्या हो जाता है एग्जैक्टली, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। और यही पॉइंट होता है मैक्सिमम डेंसिटी का। तो इसी वजह से वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर चला जाता है ना, तो वाटर का कौन सा बिहेवियर स्टार्ट होगा? एनोमलस बिहेवियर। तो जिसका रेट पहले ज्यादा था T1 का, उसका रेट एग्जैक्टली कांस्टेंट हो जाता है एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। और जिसका रेट पहले बहुत कम था, उसका रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और सबसे पहले ऊपरी हिस्सा वाटर का क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ओके, और ऐसा नहीं कि नीचे का हिस्सा फ्रीज नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है और कुछ वक्त के बाद ये फ्रीज होता है। इज इट ओके? तो ये हैपन होता है ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस हैपनिंग ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा ये बीट? तो इस बीट पर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखिएगा। दिस बीट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ सी हियर, कुछ हीट के यूनिट दिए आपको। हीट के ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर आ गया तो थियोरेटिकली क्वेश्चन आता है। अभी तक जितना पार्ट मैंने पढ़ा है, लैटेंट हीट पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो लेटर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सी हियर, यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का जो यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट हीट का जूल होता है, और सीजीएस यूनिट आएगा कैलोरीज। तो देखिएगा, आपको पता है जो यूनिट्स होते हैं हमारे, ऐसा यूनिट आपने देखा होगा, उसमें मैंने ऐसा स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया था। जैसे 1 kg अगर मास है, तो उसके लिए हम प्लैटिनम और इरिडियम का एक अलॉय यूज करते हैं। जो अलॉय का डायमेंशन 3.9 इंटू 3.9 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं हम जिसका डायमीटर और लेंथ दोनों भी 3.9 सेंटीमीटर होते हैं, और उस कंडीशन में उसका जो मास होता है, उसी को हम 1 kg कंसीडर करते हैं। उसके बाद लेंथ का भी मैंने आपको ऐसा स्टैंडर्ड बताया था, टाइम का भी बताया था, जिसमें सीजियम 133 ये आइसोटोप हमने यूज किया था। इज इट ओके? तो ये सब ऐसा स्टैंडर्ड्स थे जिनका यूज करके हम वो यूनिट को एक्सट्रैक्ट करते थे। वैसे ही हमारे हीट का भी ऐसा स्टैंडर्ड है। ओके, और ये क्या रहेगा देखिएगा, इंपॉर्टेंट बीट है। 1 कैलोरी हीट और 1 किलो कैलोरी हीट, इससे अगर हमें एक्सप्रेस करना है, तो फिर उसके लिए एक स्टैंडर्ड रहेगा। उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है ये हीट बनाने का। ओके, और वो क्या रहेगा लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी
the amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 calorie heat. तो इसे 1 कैलोरी हीट कहा जाता है. 1 कैलोरी हीट मीन्स व्हाट? हमें 1 ग्राम वाटर लेना है, ओके, और इस 1 ग्राम वाटर का हमें टेम्परेचर रेज करना है. कितने डिग्री सेल्सियस से? 1 डिग्री सेल्सियस से. लेकिन कोई भी रेंज में नहीं कर रहा है. 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करना है तो आप करोगे 1 डिग्री टू 2 डिग्री, 2 डिग्री टू 3 डिग्री, तो ये नहीं चलने वाला है. हमें स्ट्रिक्टली कौन सा रेंज लेना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5. इज इट ओके? कोई भी यूनिट एक्सट्रैक्ट करते हो आपको पता होगा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, और ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है 1 कैलोरी हीट का, ये यहाँ पर दिया है. तो हमें टेम्परेचर तो रेज करना है 1 ग्राम वाटर का, लेकिन किस रेंज से किस रेंज तक? फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. इज इट ओके? तो इसी को 1 कैलोरी हीट कहा जाएगा. और इसके जैसे 1 किलो कैलोरी हीट का डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ 1 ग्राम की जगह हमें क्या लेना है? 1 किलोग्राम आइस लेना है, ओके, 1 किलोग्राम वाटर लेना है, और उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ही राइज करना है. किस रेंज से किस रेंज? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इस हीट को क्या कहा जाएगा? 1 किलो कैलोरी हीट. तो लिख लीजिएगा उसका भी डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kilogram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 kilocalorie heat. Okay, तो ऐसा ये बीट रहेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ 1 kilocalorie heat. ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा 1 किलो कैलोरी और 1 कैलोरी हीट को एक्सट्रैक्ट करने का. नाउ सी हियर नेक्स्ट बीट है इस टॉपिक का, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या रहेगा? आप देखिएगा, इसे हम स्मॉल लेटर सी से इंडिकेट करते हैं. कुछ बुक्स में इसे यस से भी इंडिकेट किया गया है. ओके, तो हम सी से करेंगे इसे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहेगा ये बीट? आप देखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स व्हाट? इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. हमें 3 आइडेंटिकल स्पीयर्स लेना है. एक स्पीयर बना है आयन से, एक स्पीयर बना है कॉपर से, और एक स्पीयर बना हुआ है लीड से. 3 आइडेंटिकल स्पीयर से, एक स्पीयर आयन से बना है, एक स्पीयर कॉपर से बना है, और एक स्पीयर लीड से बना है. और इन तीनों भी स्पीयर को हम क्या करने वाले हैं? 6 to 8 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में रखने वाले हैं, तीनों को भी. तो डेफिनेटली तीनों का भी टेम्परेचर कितना होने वाला है? 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब तीनों का भी इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ओके, और फिर इन तीनों स्पीयर को हम निकाल कर क्या करने वाले हैं? एक वैक्स के टेबल पर रखने वाले. तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयन का स्पीयर होता है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है वैक्स के इस बॉक्स को.
इसके बाद उससे कम करेगा कॉपर वाला और सबसे कम करेगा लीड वाला। इज इट ओके? तो इसका क्या मतलब है बताओ मुझे। आयन का जो स्पीयर था इसने सबसे ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, इसी वजह से सबसे ज्यादा हीट एनर्जी उसने रिलीज कर दिया। कॉपर ने उससे कम किया था आयन से, इस वजह से उसने जितना हीट एनर्जी कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है ना, उतना ही हीट एनर्जी वो रिलीज करता है, लिबरेट करता है। तो कॉपर ने थोड़ा कम किया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कम किया था। नो डाउट तीनों को भी सेम टेम्परेचर पर रखा था, तीनों का भी साइज सेम था। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट था। और लीड ने सबसे कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उसी वजह से सबसे कम उसने रिलीज किया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, सब्सटेंस को अगर हम सेम टेम्परेचर पर रखते हैं ना, और सेम साइज के अगर सब्सटेंस रहते हैं, तभी भी वो हीट एनर्जी कम या ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनका कौन सा फैक्टर डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर हीट एनर्जी लिबरेट कर देता है। इज इट ओके? तो किसी भी सब्सटेंस ने जिसका मास यम है, ओके, कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आप देखिएगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, इसे अब इंडिकेट करूंगा मैं क्यू ए से। हीट को हम जनरली क्यू से इंडिकेट करते हैं, और ये एब्जॉर्ब्ड है इस वजह से क्यू ए से हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यू ए इज डिनोटेड बाय, मतलब इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ऐसा रहेगा। यम मतलब मास रहेगा उस सब्सटेंस का, उसके बाद सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर रहेगा। इज इट ओके? एम सी इंटू डेल्टा टी, ये रहेगा फॉर्मूला हीट एनर्जी एब्सॉर्ब का। ओके, तो सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा, क्यू मतलब हीट एनर्जी जो जूल में मेजर किया जाएगा, एम मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर आएगा। इज इट ओके? तो फिर इस सी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो बताओ मुझे इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यस टेल मी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा बोलो बच्चों। हीट एनर्जी का, एनर्जी मतलब जूल में मेजर किया जाएगा, राइट है। देखिएगा अब हीट एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, मास यम केजी में मेजर करते हैं हम, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, इसका ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करना है, केल्विन यूज करो। इज इट ओके? बेटर वे केल्विन करो, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है, ऐसा यूनिट उसका केल्विन है। तो ऐसा यूनिट जब हम बारे में बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है, अब 10 स्टैंडर्ड में केल्विन का कंसेप्ट नहीं था, तो उन्होंने दिया था 10 स्टैंडर्ड के बुक में डिग्री सेल्सियस, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, वहां पर केल्विन रहने वाला है। इज इट ओके? क्योंकि आपको भी पता है टेम्परेचर को ऐसा यूनिट में हम केल्विन में मेजर करते हैं, और ऐसा यूनिट निकालते हो कोई भी क्वांटिटी का, हमें सभी डायमेंशन सभी यूनिट ऐसा सिस्टम में ही चाहिए होते हैं। तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। इस वजह से जूल पर केजी केल्विन ये ऐसा यूनिट आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ओके, और इसका सीजीएस यूनिट आएगा, जूल की जगह हम कैलोरीज यूज करते हैं, ओके, क्योंकि कैलोरी सीजीएस यूनिट है हीट का। तो कैलोरी पर ग्राम केल्विन ये रहेगा सीजीएस यूनिट। इज इट ओके? केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस भी हम मतलब अनदर फॉर्म में यूनिट में यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? अब ये डिपेंड होगा चेंज इन टेम्परेचर आपका किस में है, उस हिसाब से आपको यूनिट यूज करना पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में है तो केल्विन यूज करो, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस यूज करो। ओके, और सभी स्केल का जो टेम्परेचर का कन्वर्जन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि केल्विन का डिग्री सेल्सियस कैसे करना है, डिग्री सेल्सियस का केल्विन कैसे करना है, ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, तो ये हुआ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला। ऐसा ही फॉर्मूला है हीट एनर्जी लॉस्ट का। ओके, तो लिखिएगा हीट एनर्जी लॉस्ट। तो हीट एनर्जी लॉस्ट अगर निकालना है तो क्यूएल से हम इसे इंडिकेट करेंगे, और इसका फॉर्मूला आएगा यम इंटू डेल्टा सी, सॉरी यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ इतना आएगा डेल्टा टी का। यहाँ पर जो डेल्टा टी है ना ऊपर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब अगर सब्सटेंस करता है तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये फाइनल टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है और इनिशियल टेम्परेचर कम रहने वाला है। तो ये डेल्टा टी इंडिकेट करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इस कंडीशन में जो डेल्टा टी रहेगा ये इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेट करने वाला है। और जब हीट एनर्जी लॉस्ट होता है तो सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होता है, इनिशियली ज्यादा होगा, फाइनली कम होगा।
तो इस वजह से यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो इंडिकेट करेगा डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी लिबरेट का या फिर हीट एनर्जी लॉस्ट का। कोई भी सब्सटेंस ने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और कितना हीट एनर्जी लिबरेट किया है, ये बताने के लिए यही फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। और ये ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट याद रखना, इससे डायमेंशन भी निकालना है इसका। ठीक है, 2 मिनट में निकाल लेते हैं इसका डायमेंशन। बताओ डायमेंशन क्या रहेगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी? पहली बार आपने अभी तक देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कोई क्वांटिटी हुआ होगा आपके 11 के सभी स्टूडेंट को जिसमें डायमेंशन में टेम्परेचर आया होगा। ये पहला क्वांटिटी जिसमें टेम्परेचर आ रहा है। ओके, तो बताओ इसका डायमेंशन क्या है? क्यू मतलब जूल है, जूल मतलब आपको पता ही है m1 l2 t रेज टू -2। ओके, तो आप देखिएगा m1 ऊपर भी है और m1 नीचे भी है, तो m1 कैंसिल होगा, तो m0 ओके l2 t रेज टू -2। ये t मतलब टाइम का है और टेम्परेचर का जो केल्विन है उसका भी केल्विन इनवर्स होने वाला है, तो इस वजह से ऐसा इसका डायमेंशन रहने वाला है। 0 के m0 l2 t रेज टू -2 और केल्विन रेज टू -1 आएगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का समझ में आ गया बीट। हर एक सब्सटेंस का एक कांस्टेंट होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और कितना हीट एनर्जी लिबरेट करेगा। ये एक बीट पर डिपेंड रहेगा और वो बीट का नाम ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा। ओके, इसी को हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो देखिएगा, लिख लीजिएगा डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object। इसी को स्पेसिफिक हीट उस ऑब्जेक्ट का कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अभी स्पेसिफिक हीट के ना दो टाइप होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज तो करने वाले हैं, लेकिन वो किस केस में करने वाले इसके ऊपर ये दो टाइप्स इसके डिपेंड होने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम सीपी और सीवी से इंडिकेट करते हैं। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके आगे जो हम थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक देखने वाले हैं उसमें आपको इस बीट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ज्यादा ये बीट लगने वाला है सीपीसीवी। ओके, तो देखिएगा मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आपको पता है हर दिन आप वाटर को हीटअप करते हो नहाने के लिए, तो आपने देखा होगा जो बीकर में हम वाटर को हीटअप करते हैं, वो बीकर अगर ओपन टू एयर रहा तो पानी हीटअप होने में वक्त लगता है, आपने देखा होगा। वही आपने देखा होगा कि उस बीकर पर अगर हम ढक्कन रखते हैं तो वो वाटर जल्दी से हीटअप हो जाता है। ओके, मतलब तुरंत हीटअप हो जाता है। क्यों? ढक्कन रखने से क्या हो जाता है, वहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। इज इट ओके? कांस्टेंट प्रेशर पर वाटर है ना जल्दी हीटअप होता है एज कंपेयर टू ओपन एयर में। इज इट ओके? तो इस वजह से ये बीट होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर अगर रहा तो इसे कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रहा तो फिर
इसे कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो लिख लो इसे सीपी और सीवी। मुझे नहीं लगता इसका कुछ और लिखकर देने की जरूरत है, अगर लिखना है तो डेफिनेशन लिख लो इसका। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के आगे कांस्टेंट प्रेशर लिखा तो बोलना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और 1 डिग्री सेल्सियस के आगे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा तो फिर लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज इट ओके? तो जस्ट सीपी एंड सीवी को इंडिकेट करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। और भी एक टाइप होता है इसका, मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब एक मोल सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करते हैं तो उसके लिए जो हीट एनर्जी लगेगा उसे मोलार स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। इज इट ओके? मोलार स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हम यस से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। मोलार स्पेसिफिक हीट ये भी टर्म आने वाला है जिसे हम यस से इंडिकेट करेंगे। सिर्फ अगर स्पेसिफिक हीट रहा नॉर्मल तो उसे हम सीपी सीवी सी ऐसे लेटर से इंडिकेट करते हैं, लेकिन मोलार स्पेसिफिक हीट रहा तो उसे हम यस से इंडिकेट करते हैं। तो लिख लो यस मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट। इसका जब रेफरेंस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसका भी एसपी और एसपी होता है। ओके, एसपी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एसपी, और एसवी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज इट ओके? एक मोल आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी एटम्स के अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर में लेते हैं तो उसे 1 मोल कहा जाता है। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन लेता हूं तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आइदर एटम्स लगने वाले या फिर मॉलिक्यूल्स। तो इतने नंबर में अगर हम लेते हैं किसी सब्सटेंस का तो डेफिनेटली उसे मोलार स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। ओके, तो जनरली आपको एक केमिस्ट्री में भी लगने वाला बीट है और फिजिक्स में भी लगने वाला बीट है। तो मोलार में और स्पेसिफिक में क्या फर्क है समझ में आ गया? स्पेसिफिक लेते वक्त हमें जो सब्सटेंस होता है वो मतलब उसका मास हम कंसीडर करते हैं यूनिट मास, जैसे 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। और मोलार लेते वक्त 1 मोल या फिर 1 मोल हम उस सब्सटेंस को लेने वाले। तो फर्क समझ में आ गया? इज इट ओके? दिस बिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हीट ट्रांसफर या फिर जो भी बीट रहेगा इसके आगे का उसमें हमें ये बीट लगने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स में तो स्पेशली हमें इस बीट पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, सीपी सीवी। इसी के ऊपर कुछ लॉज होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, अब हम ये जो 10 स्टैंडर्ड का बीट है इसके लास्ट पोर्शन तक आ गए हम। उसी को हम देखते हैं, हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें हमें टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मतलब जैसे थर्मास को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। परफेक्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। थर्मास में आपने देखा होगा अगर हम चाय डाल देते हैं तो वो बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहती है, वही अगर ओपन टू एयर रखते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब थर्मास जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऐसे बीट को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी लिबरेट करता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को गेन करता है। इज इट ओके? तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा? हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। कोल्ड एनर्जी ना सर, क्या हुआ? सर कोल्ड चाहिए ना।
हीट एनर्जी देखो, अब हॉट ऑब्जेक्ट अगर रहा तो उससे हीट एनर्जी बाहर निकलता है, तो हीट एनर्जी वो लॉस्ट करने वाला है, रिलीज करने वाला है, ओके। और कोल्ड ऑब्जेक्ट वही हीट एनर्जी को गेन करने वाला है। इज इट ओके? मतलब टेम्परेचर हॉट ऑब्जेक्ट का कम होगा तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट एनर्जी को लॉस्ट करता है। और जिसका मतलब जितना हीट एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में है ना, जितना हीट एनर्जी को हॉट ऑब्जेक्ट रिलीज करने वाला है, उतना ही कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। इज इट ओके? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट must be equal to heat energy gained by the cold object. Okay, this is what we call it as a principle of heat exchange. समझ में आ गया? Is this bit clear to all of you? इसी को प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज कहा जाता है। और अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। कैलोरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करवाने में काम में आता है। किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। तो कैलोरीमीटर लिख लीजिएगा सभी। कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। इस कैलोरीमीटर के अंदर देखिएगा एक कॉपर से बना हुआ एक बॉक्स रहता है, जिसी को कैलोरीमीटर कहा जाता है। जनरली कॉपर से बना होता है, ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा कॉपर से बने, लेकिन जनरली ये कॉपर से बना हुआ एक बॉक्स रहता है जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। और इसके अंदर है ना लिक्विड फिल किया जाता है, जैसे वाटर भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमेशा वाटर ही करेंगे ऐसा कंपल्शन नहीं। इज इट ओके? तो कैलोरीमीटर मतलब क्या होगा, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, जनरली कॉपर से बना होता है, ओके। और इसके अंदर लिक्विड होता है, जनरली ये वाटर होता है, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है ना, जनरली वो जनरल जनरल वर्ड में यूज कर रहा हूँ, मतलब कंपल्सन नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। तो जनरली वो हॉट कंडीशन में होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है वो हम पानी के अंदर डाल देते हैं, ओके। ऐसा ही हॉट ऑब्जेक्ट रहेगा जो पानी के अंदर हम डालने वाले हैं, और इसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मेजर करना है। तो अब ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब अपना हीट एनर्जी लिबरेट करेगा सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इस वजह से ये अपना हीट एनर्जी लिबरेट करने वाला है। तो जितना हीट एनर्जी है सॉलिड, इसको हम सॉलिड कहते हैं, तो जितना हीट एनर्जी ये सॉलिड लिबरेट करने वाला है ना, उतना ही हीट एनर्जी वाटर और ये कॉपर कैलोरीमीटर क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। इज इट ओके? तो यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज अगर अप्लाई करते हैं इस कैलोरीमीटर पर, तो क्या आएगा फिर देखिएगा बच्चों। तो क्या आने वाला है देखिएगा, यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज अगर अप्लाई करते हैं तो जितना हीट एनर्जी लॉस्ट होगा किससे, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड, तो जितना ये सॉलिड हीट एनर्जी लॉस्ट करने वाला है उतना हीट एनर्जी दो फैक्टर गेन करने वाले हैं। एक तो कैलोरीमीटर, ये जो कॉपर का वॉल रहेगा कैलोरीमीटर का, वो भी हीट एनर्जी गेन करने वाला है और वाटर भी करने वाला है। सो हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर प्लस क्या रहेगा, कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। इज इट ओके? तो सिंबॉलिकली हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। इज इट ओके? तो हीट एनर्जी लॉस्ट हो या फिर हीट एनर्जी गेन हो, इसे हम एम सी इंटू डेल्टा टी से निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हीट एनर्जी लॉस जो करेगा कौन, सॉलिड, तो उसे निकालने के लिए मास ऑफ सॉलिड इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और चेंज इन टेम्परेचर फॉर सॉलिड होगा। इज इट ओके? इस फॉर्मूले से हम हीट एनर्जी लॉस बाय सॉलिड निकालेंगे, लाइक दैट heat energy gained by water, so mass of water, specific heat capacity for water plus change in temperature for water, okay, plus mass of calorimeter into specific heat capacity for calorimeter into change in temperature for calorimeter. Initially calorimeter और water दोनों भी क्या होते हैं, सेम टेम्परेचर पर होते हैं, इसी वजह से फाइनली भी वो पूरा सिस्टम सेम टेम्परेचर पर चला जाता है।
एट थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई हमेशा याद रखना कैलोरीमीटर के प्रॉब्लम में चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर जो रहेगा वही चेंज इन टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर होता है। तो दोनों में से आपको एक ही दिया जाता है, फिर आपको दोनों के वैल्यूज पुट करने होते हैं वहां पर। ओके, तो वो अगर हम पुट करते तो फिर देखिएगा ms इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी, सभी सिंबल अच्छे से याद रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कैलोरीमीटर के आपको यूज में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो एम डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू प्लस एम सी इंटू सी सी, और ब्रैकेट के बाहर चेंज इन टेम्परेचर हम कॉमन लिखेंगे। ओके, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होता है वही वाटर का होता है, इस वजह से ये बीटा आने वाला है। इज इट ओके? तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कल के लेक्चर में रिलेटेड टू द कैलोरीमीटर। ओके, तो आज प्रोबेबली टाइम हो चुका है लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे